हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है गोल्ड फिंगर। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी है और आपको ये मूवी एंड तक बांधे रखेगी। इसलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक मालवाहक जहाज में हेनरी चेंग नाम के आदमी को देखते हैं। हेनरी अपने बारे में बताते हुए हमें कहता है, मेरा नाम हेनरी चेंग है। मैं कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था, पर मेरा बिजनेस बैंकरप्ट हो गया और मैंने अपना सब कुछ खो दिया और मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर बसने का। आगे हेनरी हांगकांग के एक ऑफिस में जाकर ऑफिस के मालिक से अपने लिए काम मांगने लगता है। तब वो मालिक हेनरी पर चिल्लाते हुए कहता है, हमारे वहाँ किसी भी इंजीनियर की जरूरत नहीं है। उस ऑफिस में मिस्टर जेंग नाम का आदमी भी मौजूद था और वो हेनरी को देखकर कहता है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? आगे हम मिस्टर जेंग को वू सोंग नाम के आदमी के साथ देखते हैं और मिस्टर जेंग वू सोंग को समझा रहे थे, हम आपको सिर्फ 3 मिलियन हांगकांग डॉलर में ये पूरे 24 घर दे सकते हैं। तब वू सोंग कहता है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? मैं तुम्हें 3 मिलियन हांगकांग डॉलर दूंगा, वो भी इस जगह के। मुझे पता है तुमने बैंक से 2 मिलियन हांगकांग डॉलर का कर्ज ले रखा है। अगर तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर जेंग का बेटा जॉनी कार लेकर आ जाता है और वो कार से उतरकर मिस्टर जेंग को कहता है, डैड, मिस्टर मोहम्मद आ चुके हैं हमारी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। जॉनी कार का दरवाजा खोलता है और कार के अंदर से हेनरी बाहर निकलता है, जो कि मिस्टर मोहम्मद नाम का बिजनेसमैन बन के वहाँ पर आया था। हेनरी जेंग को कहता है, ये मेरा आखिरी ऑफर होगा, मैं आपकी ये प्रॉपर्टी 9 मिलियन हांगकांग डॉलर में खरीद लूंगा। क्या आप डील के लिए तैयार हो? तब मिस्टर जेंग कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो जॉनी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेकर आते हैं। आगे वो दोनों बाप बेटे ऑफिस में चले जाते हैं और ऑफिस में पहुंचकर जॉनी अपने पिता से कहता है, क्या आपका ये प्लान काम करेगा? जेंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मिस्टर वू सोंग पागल है, वो हेनरी के ऑफर को देखकर अपना ऑफर भी बढ़ा देगा। पर वू सोंग हेनरी से कुछ भी बात नहीं करता और अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। जेंग हेनरी के पास आकर पूछता है, क्या उसने तुम्हें कुछ बोला? हेनरी कहता है, नहीं, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। यह सुनकर मिस्टर जेंग को गुस्सा आता है, क्योंकि वो जो नाटक कर रहे थे वो उसमें फेल हो गए थे। जेंग अपने पास से एक नोट निकालकर हेनरी को दे देता है उसके काम के लिए। आगे हेनरी जॉनी से पूछता है, तुम्हारे पिता काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। तब जॉनी कहता है, हाँ, मेरे पिता इस जमीन को लेकर परेशान है, क्योंकि ना तो यहाँ पर पानी है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। तभी आगे जॉनी को वू सोंग की गाड़ी दिखाई देती है। जॉनी वू सोंग की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोक कर कहता है, मिस्टर वू सोंग, क्या आपको कोई मदद की जरूरत है? पर वू सोंग हाथ हिलाकर मोहम्मद यानी हेनरी को मना कर देता है। जॉनी आगे गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि वू सोंग की गाड़ियां उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। हेनरी समझ जाता है कि वू सोंग उससे बात करना चाहता है। आगे हेनरी एक बड़ी होटल में जाकर वहां चाय ऑर्डर करता है। तब उस होटल में वू सोंग भी पहुंचकर हेनरी के टेबल पर आ जाता है और वो हेनरी से पूछता है, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने उन 24 मकानों की कीमत 9 मिलियन हांगकांग डॉलर क्यों लगाई? तब मोहम्मद यानी हेनरी कहता है, मुझे वो घर नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ की जमीन चाहिए। यह सुनकर वू सोंग कहता है, आप मुझे वो प्रॉपर्टी आपके लिए खरीदने दीजिए। मैं जेंग से वो प्रॉपर्टी खरीद कर आपको 7 मिलियन डॉलर में वो प्रॉपर्टी बेच दूंगा, जिससे आपको 2 मिलियन हांगकांग डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा। तब मोहम्मद यानी हेनरी कहता है, मैं आपसे वो प्रॉपर्टी 6 मिलियन हांगकांग डॉलर में खरीदूंगा। यह सुनकर वू सोंग मोहम्मद के साथ डील कर लेता है। अब आगे हमें हेनरी को दिखाया जाता है, जो हांगकांग में एक बेड जितनी जगह पर रेंट पर रहा करता था। हेनरी सुबह सुबह उठता है और तभी वहाँ पर मिस्टर जेंग आ जाता है। जेंग हेनरी से कहता है, तुम्हारे जाने के बाद वू सोंग वापस मेरे पास आया था और उसने मेरी प्रॉपर्टी 4 मिलियन हांगकांग डॉलर में खरीद ली। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो पेनिनसुला होटल में गया मोहम्मद नाम के आदमी को ढूंढने के लिए। होटल में पहुंचकर वू सोंग मोहम्मद नाम के आदमी के रूम में चला गया। वू सोंग उसके रूम में घुस गया, जहां पर उसकी वाइफ बिना कपड़ों के थी। फिर क्या वो अफ्रीकन आदमी ने वू सोंग को बहुत मारा। तुम्हारी वजह से मुझे 1 मिलियन हांगकांग डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और आज से तुम मेरे भाई हो। ऐसा कहकर जेंग हेनरी को गले लगा लेता है। अब मूवी में आगे हमें इस घटना के 11 साल बाद का समय बताया जाता है और हांगकांग के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस बताया जाता है, जहां पर सीनियर ऑफिसर लाओ अपने जूनियर से बात कर रहे थे। तभी एक आदमी आकर ऑफिसर लू को कहता है, 113 अकाउंटेंट की टीम आ चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। आगे ऑफिसर लू अपनी पूरी टीम के साथ गाड़ियों में शहर के बीचों बीच बनी एक आलीशान गोल्डन बिल्डिंग पर पहुंचता है। ऑफिसर लू अंदर जाकर रिसेप्शन पर खड़ी लेडी को अपना कार्ड दिखाते हैं। तभी एक लेडी नीचे आकर ऑफिसर लाओ को अपने साथ ले जाने लगती है। वो लेडी ऑफिसर लाओ को बिल्डिंग के ऊपर किचन में ले जाती है। ये वही हेनरी चेंग था जो दूसरे शहर से भागकर हांगकांग आया था
ऑफिसर लाउ हेनरी से कहते, हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। आपकी कंपनी कारमेन सेंचुरी पर फ्रॉड और घूस लेने का इल्जाम है। यह सुनकर हेनरी कहता है, क्या मैं कोई पेनल्टी देकर छूट नहीं सकता? तब लाउ कहता है, हम आपकी सारी संपत्ति भी फ्रीज करने वाले हैं। आगे हेनरी को आईसीएसी के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जहां पर ऑफिसर लू की टीम के कई सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। रूम नंबर 2 के अंदर जॉनी बैठा हुआ था, जो कि मिस्टर जेंग का लड़का था। रूम नंबर 3 के अंदर वू सॉन्ग बैठा हुआ था, जो कि हेनरी का पार्टनर रह चुका था। और एक रूम के अंदर कारमेन जेंग नाम की लेडी बैठी हुई थी, जो कि हेनरी की पर्सनल असिस्टेंट थी। हेनरी जाने लगता है और तभी वो नीचे गिर जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हेनरी एक हॉस्पिटल में होता है। हेनरी का वकील भी हेनरी के साथ मौजूद था और हेनरी उससे पूछता है, मैं कब तक बाहर निकल जाऊंगा? हेनरी का वकील कहता है, बस 2 दिनों की बात है। वहाँ पर ऑफिसर लू भी खड़ा हुआ था और वो कहता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम यहाँ से जल्दी छूट जाओगे? मुझे बता दीजिए आपके साथ और कौन कौन इन्वॉल्व था, तो शायद आप जल्दी छूट जाओगे। यह सुनकर हेनरी कहता है, क्या तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ? चलो बताओ तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या पता है, फिर मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचूंगा। यह सुनकर ऑफिसर लाउ हेनरी की फाइल लेकर आता है और लू फाइल को पढ़ते हुए कहता है, 1975 में मिस्टर जेंग ने अपनी फर्म स्टार्ट की थी और उस समय आपने भी मिस्टर जेंग की फर्म को ज्वाइन करा था। यह सारी बातें सुनकर हेनरी को अपना पिछला समय याद आने लगता है, जब मिस्टर जेंग और हेनरी एक कार में थे और वो दोनों साथ में काम किया करते थे। जेंग हेनरी से कहता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट ने हमारी उस फैक्ट्री के 7 मिलियन हांगकांग डॉलर दिए हैं और 1 मिलियन डॉलर ये तुम्हारा शेयर है। तब हेनरी अपने हिस्से को अपने पास रखकर कहता है, मैं तो हांगकांग में इंजीनियर बनने के लिए आया था, पता नहीं कैसे मैं प्रॉपर्टी का सट्टेबाज बन गया। तब जेंग कहता है, दोस्त हमें वही करना चाहिए जिसमें हम बेस्ट हो। वो देखो वो गोल्डन बिल्डिंग, क्या तुम उस बिल्डिंग के बारे में जानते हो? हेनरी कहता है, हाँ वो गोल्डन हिल हाउस है, हांगकांग की सबसे महंगी बिल्डिंग। मिस्टर जेंग कहता है, उस बिल्डिंग को 10 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और इसे संभालने वाले ब्रिटिश लोगों की हालत थोड़ा खस्ता होने लगी, इसलिए इस बिल्डिंग को पब्लिक कर दिया गया, इसके शेयर इशू किए गए। एक ब्रोकरेज फर्म ने इसके बड़ी मात्रा में शेयर बेच दिए और गोल्डन हिल बिल्डिंग को पैसों की कमी पड़ गई। ये मौका देखकर ब्रिटिश लोगों ने वापस से इस बिल्डिंग को खरीद लिया है। 2 दिन बाद इस बिल्डिंग पर ब्रिटिश लोगों का कंप्लीट टेक ओवर होगा, इसलिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये सारी बातें सुनकर हेनरी उस बिल्डिंग को एकटक देखने लगता है। अब आगे मिस्टर जेंग और हेनरी उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहां पर सभी ब्रिटिश लोग पार्टी कर रहे थे। आगे मिस्टर जेंग हेनरी को उस पार्टी में मौजूद हांगकांग के बड़े लोगों से मिलवाता है और वहां पर हेनरी उन सभी बड़े लोगों को अपना बिजनेस कार्ड दे रहा था, पर वो सभी लोग हेनरी के जाते ही उन कार्ड्स को नीचे फेंक रहे थे। हेनरी उस पार्टी में लेट तक मौजूद था और आगे वो फेंके गए अपने कार्ड्स को नीचे से उठाने लगता है। आगे हेनरी अपने ऑफिस को रेनोवेट करवा रहा था, तभी वहां पर कारमेन जेंग नाम की लेडी आती है। हेनरी को कारमेन की टाइपिंग स्पीड पसंद आती है। तब हेनरी कहता है, ठीक है, आज से मैं तुम्हें हायर करता हूँ, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और मैं तुम्हें महीने का 8,000 हांगकांग डॉलर दूंगा। यदि हम प्रॉफिटेबल हुए तो मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। सबसे पहले हमें कंपनी का नाम रजिस्टर करवाना होगा। ऐसा कहकर हेनरी एक कागज पर कंपनी का नाम लिख कर देता है और कारमेन देखती है कि कागज पर उसका ही नाम कारमेन लिखा हुआ था। आगे कारमेन की हेल्प से हेनरी एक के बाद एक कई सारी कंपनियां ओपन कर देता है, जैसे कारमेन इन्वेस्टमेंट फर्म, कारमेन प्रॉपर्टी, कारमेन ट्रेवल कंपनी। कारमेन ट्रेवल कंपनी ने कई सारी बसेस और कार्स भी खरीद ली थी। ऑफिसर लू इस बारे में कारमेन जेंग से सवाल करता है, आपसे मिलने के बाद हेनरी ने आपके नाम से काफी सारी कंपनियां खोली, आपका हेनरी के साथ रिलेशनशिप प्रोफेशनल था या फिर और भी कुछ? आगे हमें कारमेन जेंग के बारे में बताया जाता है जब वो हेनरी के लिए काम किया करती थी। एक बार कारमेन जेंग हेनरी के लिए बोली लगाने एक ऑक्शन में गई थी। तब कारमेन जेंग भी उस प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी बोली लगा लेती है और वहाँ बैठे सभी लोग कारमेन जेंग को देखने लगते हैं। आगे कारमेन ऑफिस में आकर हेनरी से मिलकर कहती है, मुझे रोजाना इतना इंक्रीमेंट मिल रहा है और मुझे मिलियंस में डील करना पड़ रहा है, मुझे तो लगता है एक दिन कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ऐसा कहते कहते कारमेन वही गिरने लगती है। तब हेनरी उसे संभालता है। हेनरी को लगता है कि कारमेन बेहोश हो गई है, तभी कारमेन उठकर हंसने लगती है और कारमेन हेनरी के पास जाकर उसे किस करने लगती है। ऑफिसर लाउ हेनरी से इस बारे में डिस्कस करता है। तब हेनरी कहता है, जब आप हांगकांग में एक बड़े बिजनेसमैन हो तो आपको फन करने के काफी मौके मिलते हैं। तब ऑफिसर लाउ कहता है, आपके फन के कारण काफी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, आपने शॉर्ट सेलिंग करके काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तब हेनरी कहता है, मैं हमेशा से शॉर्ट सेलर नहीं रहा हूँ, मैंने बाय भी किया है और उसमें काफी बड़ा नुकसान भी उठाया है।
आगे वापस हमें पिछली घटना बताई जाती है जब हेनरी वू सॉन्ग नाम के आदमी के लिए गिफ्ट लेकर जाता है। हेनरी को देखते ही वू सॉन्ग गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हारी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? मोहम्मद नाम के आदमी को ढूंढते हुए मैं एक होटल रूम में घुस गया और मुझे वहाँ पर मोहम्मद नाम का रेसलर मिला जिसने मुझे काफी पीटा। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे 6 महीने हॉस्पिटल में गुजारने पड़े? तब हेनरी कहता है, हाँ मुझे ये बात पता है और मुझे ये भी पता है के जेंग से जो आपने जमीन खरीदी थी उसे गवर्नमेंट ने आपसे 8 मिलियन हांगकांग डॉलर में खरीद लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। आप बड़े आदमी हैं इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए, क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर काम करें। मैं सनी प्रॉपर्टी के शेयर खरीदना चाहता हूँ जो कंपनी आपकी है, उसके लिए मैं बायर ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ पर वू सॉन्ग के साथ चोंग रेन नाम का आदमी भी लंच कर रहा था और चोंग रेन हेनरी से कहता है, तुम्हारा ऑफर क्या है? वू सॉन्ग कहता है, ये स्टॉक एक्सचेंज का बादशाह है चोंग रेन, ये एक्सचेंज में मेरे लिए काम करता है, तुम सनी प्रॉपर्टी के शेयर इसके द्वारा खरीद सकते हो। तब हेनरी चोंग रेन से कहता है, सनी प्रॉपर्टी के शेयर कल 1.25 हांगकांग डॉलर में बंद हुए थे, मैं उसके शेयर को 2.5 हांगकांग डॉलर में पहुंचाना चाहता हूं, सनी प्रॉपर्टी के 50% शेयर खरीदकर। यह सुनकर चोंग रेन कहता है, ठीक है। अब मूवी में आगे हमें हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का सीन बताया जाता है जहां पर हेनरी भी मौजूद था। हेनरी के कहने पर स्टॉक एक्सचेंज में कुछ लोग हेनरी का पैसा सनी प्रॉपर्टी में लगा रहे थे और लगातार सनी प्रॉपर्टी के शेयर खरीदे जा रहे थे। देखते ही देखते सनी प्रॉपर्टी का शेयर 3.5 हांगकांग डॉलर तक पहुंच गया था और कुछ ही देर में स्टॉक प्राइस 4 हांगकांग डॉलर तक पहुंच गया। हेनरी ये देखकर अपने आदमी को और पैसा लगाने के लिए कहता है। चोंग रेन भी स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद था और वो ये सब बैठकर देख रहा था। आगे हेनरी का आदमी हेनरी को आकर कहता है, हम और पैसा नहीं लगा सकते, ये इम्पॉसिबल है। चोंग रेन के लिए 8 ब्रोकरेज फर्म काम करती है और वो हमारे स्टॉक प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहा है, हम और शेयर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टॉक के प्राइस अभी हाई चल रहे, मुझे लगता है आपको कुछ शेयर बेचकर प्रॉफिट ले लेना चाहिए। तभी हेनरी देखता है कि सनी प्रॉपर्टी का स्टॉक प्राइस लगातार गिरने लगा था और प्राइस गिरकर 1 हांगकांग डॉलर तक पहुंच गया था। तभी चोंग रेन ऊपर आकर वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि वो 100 मिलियन हांगकांग डॉलर लगाकर सनी प्रॉपर्टी के शेयर खरीदना चाहता है। उसने शेयर में पैसा लगाया और मैंने उससे उसका पैसा छीन लिया। क्या और कोई है जो इस कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहता है? यह कहकर चोंग रेन हेनरी की तरफ इशारा करता है और हेनरी भी चोंग रेन को देखने लगता है। हेनरी चोंग रेन से बोलकर सनी प्रॉपर्टी के स्टॉक खरीदना चाहता था, पर चोंग रेन ने हेनरी को धोखा देकर स्टॉक प्राइस वापस नीचे गिरा दिया। आगे चोंग रेन एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। वहीं बाहर हेनरी भी बैठा हुआ था और वो चोंग रेन का वेट कर रहा था। चोंग रेन बाहर आकर हेनरी को कहता है, पूरा दिन मेरे पीछे बर्बाद करना बेकार है। तब हेनरी कहता है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ काम करो। तब चोंग रेन कहता है, लेकिन तुम तो बेईमान हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा कहकर चोंग रेन बाहर जाने लगता है और वो बाहर खड़ी कारमेन ज़ैंग को देखता है। तब हेनरी कहता है, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है कारमेन ज़ैंग। चोंग रेन लगातार कारमेन को देख रहा था और कारमेन उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तब चोंग रेन कारमेन से हाथ मिलाकर वहां से चला जाता है और ये देखकर हेनरी समझ गया था कि चोंग रेन को कारमेन पसंद आ गई थी। आगे चोंग रेन हेनरी के ऑफिस में होता है जहाँ पर कारमेन भी मौजूद थी। तब चोंग रेन हेनरी से कहता है, चलो बताओ तुम स्टॉक प्राइस को और कितना बढ़ाना चाहते हो? तब हेनरी चोंग रेन को अपने सामने मौजूद गोल्डन बिल्डिंग दिखाते हुए कहता है, वो गोल्डन हिल हाउस है, मैं उस पूरी बिल्डिंग को खरीदना चाहता हूँ। चोंग रेन कहता है, रईस से रईस लोग उस बिल्डिंग का एक ही फ्लैट अफोर्ड कर पाते हैं, पूरी बिल्डिंग नहीं। तभी वहाँ पर वू सॉन्ग भी कुछ आदमियों के साथ आ जाता है जिसे देखकर चोंग रेन डर जाता है। वू सॉन्ग कहता है, तुम इसके साथ काम कर रहे हो, चिंता मत करो, तुमने हेनरी से सनी प्रॉपर्टी के शेयर खरीदवाए थे जिससे मैंने 100 मिलियन हांगकांग डॉलर बनाए, मैं तुमसे कुछ दोस्तों को मिलवाने के लिए लाया हूँ। तब हेनरी कहता है, ये मॉर्टिन है जीएम इन्वेस्टमेंट यार्डन ग्रुप के, ये जॉय है फाइनेंशियल एडवाइजर यार्डन ग्रुप के और ये जनरल मैनेजर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट यार्डन ग्रुप के। तब वू सॉन्ग चोंग रेन को बताता है, ये हमें यार्डन ग्रुप की इनसाइड इन्फॉर्मेशन देंगे, उनका कहना है कंपनी के पास कैश की कमी है इसलिए वो लोग गोल्डन हिल हाउस को सस्ते में बेचना चाहते हैं। यह सुनकर चोंग रेन कहता है, जब सभी स्टार हमारे पास है तो चेयरमैन आप बताइए आप प्राइस को कहां पहुंचाना चाहते हैं। आगे कारमेन सेंचुरी ग्रुप का आईपीओ लाया जाता है और वहां पर कारमेन ज़ैंग सभी के सामने अनाउंस करती है। मुझे आप सभी के सामने बताते हुए खुशी हो रही है कि कारमेन सेंचुरी ग्रुप ने यार्डन ग्रुप से गोल्डन हिल हाउस खरीद लिया है, वो भी 600 मिलियन हांगकांग डॉलर में। हेनरी ने यार्डन ग्रुप के बड़े लोगों को अपने साथ मिला लिया था जिनके पास वो बिल्डिंग थी और उस यार्डन ग्रुप की इनसाइड इंफॉर्मेशन निकलवा कर
हेनरी ने यार्डन ग्रुप के शेयर बड़ी मात्रा में सेल किए थे और यार्डन ग्रुप को अपनी वो बिल्डिंग सस्ते में कारमेन सेंचुरी ग्रुप को बेचनी पड़ी। चोंगरेन ऑफिसर लाओ को बताता है जैसे ये न्यूज मार्केट में आई कि कारमेन सेंचुरी ग्रुप ने गोल्डन हिल हाउस को खरीद लिया है, वैसे ही कारमेन सेंचुरी ग्रुप का स्टॉक प्राइस डबल हो गया। इस डील में हमने 1 बिलियन हांगकांग डॉलर बनाए थे। आगे ऑफिसर लाओ कारमेन जेंग से पूछता है, आईपीओ लाने से पहले हेनरी ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन खर्च किए थे कंपनीज को और प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वो सारा पैसा कहां से आया? तब कारमेन कहती, आप शायद भूल रहे हो, हम एक ट्रेवल एजेंसी चलाते थे। वूसोंग कहता है, मैंने सुना था कि हेनरी गोल्डन ट्रायंगल में टूर गाइड था। एक बार वहां पर टूर करवाने के दौरान बागियों के बीच गुरिल्ला वॉर छिड़ गया। उसी दौरान हेनरी भी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। तभी एक जीप हेनरी के पास आकर रुकती है और जीप में बैठा आदमी हेनरी को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो आदमी हेनरी को रॉकेट लॉन्चर चलाने के लिए देता है और हेनरी उस रॉकेट लॉन्चर से एक हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। इस तरह से हेनरी उन बागियों का हीरो बन गया था और उन बागियों के कैप्टन ने हेनरी को 1 टन सोने की ईंटें दी थी। ऑफिसर लाओ को सभी लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं जो कि उनने हेनरी के बारे में सुनी थी, पर किसी को पता नहीं था कि आईपीओ स्टार्ट करने से पहले हेनरी के पास इतना पैसा कहां से आया। तब हेनरी कहता है, वो सब मेरे दिमाग में है। ऐसा कहकर हेनरी ऑफिसर लाओ को ऑफर देता है कि वो उसे बहुत पैसा देगा अगर वो उसकी हेल्प करे तो। तब ऑफिसर लाओ हेनरी के इस ऑफर को ठुकरा देता है। आगे ऑफिसर लाओ अपनी वाइफ से मिलने जाता है जिसे अभी अभी बेटा हुआ था। तब ऑफिसर लाओ अपनी वाइफ से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम लोग कुछ दिनों के लिए हांगकांग छोड़कर चले जाओ, मैं एक बहुत ही डेंजरस केस पर काम कर रहा हूँ। पर लाओ की वाइफ इस बात को नहीं मानती और वो लाओ पर गुस्सा करती है। आगे ऑफिसर लाओ वूसोंग से पूछताछ करता है। वूसोंग बताता है, एक बार चोंगरेन को कारमेन कंपनी की असलियत पता चली और चोंगरेन हेनरी को जाकर कहता है, हमारे सारे इन्वेस्टर भाग जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि कारमेन कंपनी के स्टॉक बेकार है। तब हेनरी चोंगरेन से कहता है, हम सभी एक ही बोर्ड पर है, अगर मेरे लिए नहीं तो कारमेन के लिए काम करो। ऐसा कहकर हेनरी नीचे जाता है। तब हेनरी से केके जेंग मिलता है जो कि हेनरी का सबसे पहला पार्टनर रह चुका था। आगे हेनरी एक पार्टी रखता है जिसमें केके जेंग अपने अमीर साथियों को बुलाता है और वहां वो उनकी मुलाकात हेनरी से करवाता है। हेनरी उन सभी से मिलता है जिसमें से कई लोग बड़ी मिलों के मालिक थे, कोई बड़े कसिनो के मालिक थे और केके जेंग हेनरी को रॉबर्ट नाम के आदमी से भी मिलवाता है जो कि हांगकांग के सबसे बड़े चीनी बैंक का उत्तराधिकारी था। आगे हेनरी उन सभी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग कर रहा था और केके जेंग उन उद्योगपतियों से कहता है, आपको बस कारमेन सेंचुरी के शेयर खरीदने होंगे, किसी को $5 के प्राइस पर, किसी को $6 के प्राइस पर, तो किसी को $8 के प्राइस पर। तब उनमें से एक आदमी कहता है, लेकिन हम स्टॉक को इतने ऊंचे भाव में क्यों खरीदेंगे जबकि वो अभी हमें सस्ता मिल रहा है। इस बात को लेकर वहां बैठे लोगों में बहस होने लगती है। तब हेनरी खड़ा होकर कहता है, स्टॉक का प्राइस चाहे जो कुछ भी हो, पर आपको सिर्फ 5 हांगकांग डॉलर के हिसाब से पे करना है, उसके बाद ऊपर जो भी पैसा लगेगा वो सब मैं पे करूंगा। तब हेनरी पीछे जाकर दरवाजा बजाता है और दरवाजे से कुछ लोग अंदर आते हैं। उन लोगों के हाथ में बड़े बड़े सूटकेस थे और वो कपड़ों में कुछ लेकर आए थे। आगे वो लोग सूटकेस से निकालकर पैसों के बंडल टेबल पर डालने लगते और वो पूरा टेबल नोटों के बंडल से भर चुका था। अब चोंगरेन एक्सचेंज में खड़े होकर कारमेन सेंचुरी के शेयर लगातार खरीदे जा रहा था। वो कारमेन सेंचुरी के सारे शेयर खरीद लेता है और देखते ही देखते कारमेन सेंचुरी के शेयर $10 तक पहुंच जाते हैं। आगे हेनरी और केके जेंग रॉबर्ट से मिलने जाते हैं जो कि हांगकांग में सबसे बड़ी चाइनीज बैंक का उत्तराधिकारी था। हेनरी रॉबर्ट से कहता है, मैं चाहता हूँ आप गोल्डन हिल हाउस खरीद ले, आप खानदानी रईस हो, बस हमें मार्केट में न्यूज फैलानी होगी कि आप गोल्डन हिल हाउस को $1.6 बिलियन में खरीदने वाले हो और उसके बाद में कोई दूसरा बायर ढूंढकर उस बिल्डिंग को $2 बिलियन हांगकांग डॉलर में बेच दूंगा और अगर वो डील हो जाएगी तो उसका 30% मैं आपको दूंगा। सोचिए, आपको इस डील में $1 नहीं खर्च करना है और आपको 1.20 मिलियन हांगकांग डॉलर का फायदा होगा। जब ये न्यूज मार्केट में फैली कि हांगकांग का चाइनीज बैंक गोल्डन हिल हाउस को 1.6 बिलियन में खरीदने वाला है तो कारमेन सेंचुरी का स्टॉक प्राइस और ज्यादा बढ़ने लगा क्योंकि कारमेन सेंचुरी के पास ही गोल्डन हिल हाउस बिल्डिंग थी और देखते ही देखते कारमेन सेंचुरी का स्टॉक प्राइस 20 हांगकांग डॉलर तक पहुंच जाता है और एक्सचेंज में मौजूद सभी लोग हेनरी को उठाकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। आगे हेनरी 1.2 बिलियन हांगकांग डॉलर में एक शिपिंग कंपनी खरीदता है, एक होटल खरीदता है और काफी सारी जमीनें खरीदता है
4.5 बिलियन हांगकांग डॉलर एक पेट्रोल प्रोजेक्ट में लगाता है। आगे हांगकांग बैंक वालों से हेनरी मीटिंग करता है। तब बैंक का प्रेसिडेंट कहता है हम आपको 110 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दे सकते हैं। तब हेनरी बहाना बना के कहता है 110 मेरा लकी नंबर नहीं है, मेरा लकी नंबर 168 मिलियन डॉलर है। यह सुनकर बैंक का प्रेसिडेंट हेनरी को 168 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव कर देता है। ऐसा कहते ही वहां पर कई सारी लड़कियां आकर बैंक वालों के लिए डांस करने लगती है। आगे हेनरी और केके ज़ेंग दोनों बात कर रहे थे, तभी वहां पर रॉबर्ट आकर उन दोनों पर चिल्लाने लगता है और वो कहता है तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि मैं गोल्डन हिल हाउस को खरीदने की बात कहूँ, जिसके कारण तुम्हारे स्टॉक प्राइस ऊपर आ गए थे, जिन पैसों से तुमने अपने बैग्स भर लिए। ब्रिटिश डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वालों ने मुझे कहा है कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन था और क्राइम ब्यूरो वाला की इस केस पर नजर है, तुम्हारे कारण मुझे जेल जाना पड़ सकता है। तब हेनरी रॉबर्ट को शांत करता है और रॉबर्ट हेनरी से हिस्सा मांगता है जितना भी उसे इस काम में प्रॉफिट हुआ था। तब हेनरी भी प्रॉफिट का हिस्सा देने के लिए हाँ कह देता है। मूवी में आगे कारमेन और चोंगरेन दोनों होटल रूम में साथ में थे। तब चोंगरेन कहता है मैं हर महीने हेनरी की वाइफ के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता हूँ। उसकी वाइफ का अकाउंट मलेशिया में है और इत्तेफाक देखो उसकी वाइफ का नाम भी कारमेन है। तब कारमेन को वो बात याद आती है जब हेनरी और वो दोनों किस कर रहे थे, पर किस करते हुए हेनरी रुक जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। हेनरी अपने और कारमेन के ये रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाता। तब कारमेन चोंगरेन से कहती है मैं हेनरी से 2 साल पहले मिली थी और मुझे अपनी जगह अच्छी तरह पता है, तुम चिंता मत करो, मेरे और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बताओ हमारी फर्म पर काफी बड़ा कर्जा है, क्या ये चिंता की बात है? चोंगरेन कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। मूवी में आगे हमें 1982 का समय बताया जाता है जब चाइनीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हांगकांग को लेकर नेगोशिएशन चल रहा था। इस नेगोशिएशन को लेकर हांगकांग के बैंकों ने अपनी ब्याज दर 20% बढ़ा दी थी, जिसके कारण हांगकांग का शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया था। लगातार सभी बड़ी कंपनियों के शेयर प्राइस गिरने लगे थे। कारमेन सेंचुरी का स्टॉक प्राइस 20 हांगकांग डॉलर से सीधा $2 पर आ गया था और इन सब में चोंगरेन के साथ साथ सभी ब्रोकर का मोटा पैसा डूबा था। मीडिया वाले इस बारे में हेनरी से सवाल करते कि उनकी कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना कैसे गिरा। तब हेनरी कहता है मार्केट के साथ साथ हमारा स्टॉक भी गिरा, हम जल्दी रिकवर कर लेंगे। और मीडिया के सामने हेनरी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देने का वादा कर देता है। इस बात को लेकर केके ज़ेंग और हेनरी के बीच में बहस होती है, क्योंकि हेनरी ने केके ज़ेंग की कंपनी को गिरवी रखकर लोन लिया था। तब केके ज़ेंग हेनरी से कहता है तुम मेरे लिए उस आदमी से पैसा मांगो जिससे तुम मांगते हो। आगे हेनरी केके ज़ेंग को लेकर अपने पार्टनर के पास जाता है, जिसके पास से हेनरी के पास इतना पैसा आया था। उस आदमी का नाम मुशर्रा हाफा था और उसके आदमी केके ज़ेंग को 5 मिलियन यूएस डॉलर लाकर देते हैं। केके ज़ेंग वहां से पैसा लेकर जाने लगता है, तब हाफा हेनरी को रोक देता है। आगे नीचे केके ज़ेंग अपनी गाड़ी में हेनरी का वेट कर रहा था। तभी हेनरी गाड़ी में आकर बैठता है और केके ज़ेंग देखता है कि हेनरी की आंख में चोट आई थी। तब हेनरी केके ज़ेंग से कहता है हम इस आदमी से नहीं उलझ सकते। ऑफिसर लाउ सभी लोगों से यही प्रश्न पूछता है, अचानक से केके ज़ेंग कहां पर गायब हो गया? पर किसी को भी केके ज़ेंग के बारे में कुछ पता नहीं था। आगे वापस हमें पिछली घटना बताई जाती है जब हेनरी का वकील सभी को समझा रहा होता है। हो सकता है करप्शन एजेंसी वाले हमें गिरफ्तार कर ले और वो हमसे पूछताछ भी करेंगे, लेकिन हमें उन्हें कुछ नहीं बताना है। केके को ये बात पता चलती है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है, तो केके अपना पैसा लेकर वहां से भागने लगता है। तभी बाहर केके देखता है कि कुछ आदमी खड़े हुए थे, वो उसका ही इंतजार कर रहे थे। अब मूवी में आगे ऑफिसर लाउ अपनी फैमिली को डिनर पर ले जाकर वापस घर लौटता है। उसी वक्त पार्किंग में एक गाड़ी आकर ऑफिसर लाउ को मारने की कोशिश करती है। तभी पार्किंग में एक और गाड़ी आती है और वो ऑफिसर लाउ की गाड़ी पर जोरदार टक्कर मारती है। ऑफिसर लाउ की गाड़ी में उनकी पूरी फैमिली थी जिन्हें चोट पहुंचती है। तब तक वहां पर ऑफिसर लाउ की टीम के लोग भी आ जाते हैं और वो उस गाड़ी पर फायरिंग करने लगते हैं। आगे ऑफिसर लाउ अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल में होता है। लाउ के साथ साथ उसकी फैमिली के लोगों को भी चोट आई थी। उसी वक्त हॉस्पिटल में हेनरी भी अपने लॉयर के साथ पहुंच जाता है। हेनरी को देखकर लाउ उसे मारने जाता है, पर उसकी टीम के लोग उसे रोक देते हैं। उसी वक्त लाउ की वाइफ आकर हेनरी को एक थप्पड़ मारती है और लाउ की वाइफ लाउ से कहती है जब तक इसे जेल में न डाल दो तब तक घर पर मत आना। हेनरी वहां से जाने लगता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर हेनरी को रोककर कहता है रॉयल हांगकांग पुलिस ने आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। हमें एक मर्डर केस में आपका कनेक्शन मिला है, इसलिए आपको पूछताछ में हमारी हेल्प करनी होगी। हमें जंगल से एक डेड बॉडी मिली है और मरने वाले का नाम आन वेंचेस काला है।
वो आदमी मलेशिया का था और वो किसी फाइनेंस कंपनी का मैनेजर था। जिस होटल में उसका रूम था वहाँ से हमें कई सारे बॉक्स मिले हैं, जिन बॉक्स में कारमैन सेंचुरी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे। हमने मलेशियन पुलिस से पता किया तो वहां से हमें पता चला कि वो आदमी मलेशियन मिलिट्री में अंडरकवर एजेंट का काम किया करता था और वो यहाँ पर कारमैन सेंचुरी कंपनी के डीलिंग की जासूसी करने आया था। तब एक आदमी आकर लॉ को बताता है 2 वीक पहले आन ने ये बात पता लगा ली थी कि हेनरी चेंग को मलेशिया के एक बैंक से 10 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया था। लाओ उस फाइल को देखता है और कहता है लेकिन इस फाइनेंस कंपनी का कैपिटल तो टोटल 100 के यूएस डॉलर ही था, तो इसे 10 मिलियन डॉलर का लोन कैसे दे दिया गया। तब वो आदमी कहता है और लोन देने वाली कंपनी मलेशिया के परसकुटन बैंक की पेरेंट कंपनी है और इस बैंक के पास काफी पैसा है। 20 साल पहले मलेशिया में ऑयल डिस्कवर हुआ था और ये कंट्री ऑयल की एक्सपोर्टर बन गई। ऑयल से सालाना इस कंट्री को 10 बिलियन डॉलर की अर्निंग हो जाती है। उसी समय मलेशिया में बैंक ऑफ परसकुटन की नींव रखी गई। इस बैंक का मुख्य काम था ऑयल से मिले हुए पैसों को पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट करने का। 1978 में इस बैंक ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हांगकांग में भी भेजा, जिस आदमी का नाम था मुशारा हाफा। मुशारा हाफा नाम के इस आदमी के लिंक कारमैन सेंचुरी कंपनी से जुड़े हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि कारमैन इतने सारे बिजनेस खोलने के लिए पेट्रोल के पैसों पर निर्भर था, जो कि उसके पास मलेशिया से आ रहे थे। हो सकता है हान नाम के आदमी को भी हेनरी या हाफा ने मरवाया हो। तभी टीवी में न्यूज आती है कि आन के मर्डर केस में हेनरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उसे जेल से बरी कर दिया गया। हेनरी को पकड़ने से कुछ महीने पहले कारमैन सेंचुरी के शेयर $20 से गिरकर 0.15 सेंट तक पहुंच गए थे। सिर्फ हांगकांग के इन्वेस्टर को 20 बिलियन हांगकांग डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा था। पूछताछ के बाद हेनरी के साथियों को छोड़ दिया जाता है। तभी ऑफिसर लाओ को पुलिस का कॉल आता है और पुलिस ऑफिसर लाओ को बताती है हमें हेनरी के वकील की बॉडी पुल में मिली। उसकी बॉडी चेन से बंधी हुई है और उसके पास हमें एक सुसाइड नोट भी मिला। तो उसी तरह वूसोंग एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। तभी एक अनजान आदमी वहां पर आकर वूसोंग पर फायर करके उसे वहीं मार देता है। शोंगरेन और कारमैन एक मालवाहक जहाज में छिपकर हांगकांग से भाग रहे थे। उसी वक्त जहाज में एक विस्फोट होता है और वो दोनों ही मारे जाते हैं। जॉनी एक बॉक्स लेकर ऑफिसर लाओ के पास आकर कहता है जो कुछ भी हुआ है उन सबके लिए जिम्मेदार मैं अकेला हूँ। इस बॉक्स में मेरे खिलाफ सारे सबूत है। ऐसा कहकर जॉनी उल्टी करने लगता है। उसे देखने से लग रहा था कि वो बीमार था और काफी डरा हुआ भी, क्योंकि हेनरी से जुड़े हुए लोग मारे जा रहे थे। आगे मूवी में हमें 6 महीने बाद का समय बताया जाता है, जब हाफा और उसके साथियों को यूके, जर्मनी और फ्रांस में पकड़ लिया गया था और ऑफिसर लाओ यूके जेल में जाकर हाफा से मिलता है। तब ऑफिसर लाओ हाफा से कहता है अगर तुम मेरे साथ हांगकांग चलोगे तो वहां पर सिर्फ तुम्हें 2 साल की जेल काटनी होगी। देखा जाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए बेटर डील है। आगे हमें बताया जाता है कि हेनरी हाफा से पहली बार कम मिला था, जब केके जेंग हेनरी को गोल्डन हिल हाउस की एक पार्टी में ले जाकर वहां मौजूद बड़े लोगों से मिलवा रहा था और हेनरी सभी बड़े लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड दे रहा था, पर सभी लोग उसके कार्ड देखकर नीचे फेंक रहे थे। तब हेनरी वापस अपने सभी कार्ड को उठाकर वहीं बैठ जाता है। तभी हेनरी की नजर हाफा पर पड़ती है। हाफा भी लोगों द्वारा फेंके गए अपने कार्ड्स को उठा रहा था। यह देखकर हेनरी और हाफा एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं और हाफा बताता है उसे मलेशिया से यहाँ पर भेजा गया है हांगकांग में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। हेनरी हाफा से फ्रेंडशिप करके पैसे लेने लगा और अपने नए नए बिजनेस खोलने लगा। पहली बार हेनरी ने हाफा से ट्रेवल एजेंसी के लिए पैसा लिया था, उसके बाद रियल एस्टेट में लगाने के लिए पैसा लिया था और हर बार हेनरी हाफा का दिया हुआ पैसा डबल कर देता था। पर हाफा के मलेशिया वाले बॉसेस को इन बातों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हेनरी उन्हें भी घूस के रूप में पैसा दिया करता था। हाफा लगातार हेनरी को पैसा भेजने लगा, पर हाफा के पास से हेनरी के पास वापस वो पैसा आना बंद हो गया। हेनरी के ऊपर लगातार हाफा का लोन बढ़ता जा रहा था, पर हेनरी उसे चुकता नहीं कर पा रहा था। एक बार हाफा हेनरी को कहता भी है तुम्हारे लोन की लिमिट पूरी हो गई है, मैं अपने बॉसेस को क्या जवाब दूं? पर हेनरी हाफा से कहता है मुझे नहीं पता, तुम जो चाहे वो करो। आखिरी बार हेनरी हाफा के साथ केके जेंग को लेकर गया था। हाफा सूटकेस में केके जेंग को पैसा देकर हेनरी को वहीं रुकने के लिए कहता है और केके जेंग के वहां से जाने के बाद हाफा हेनरी से कहता है अब मैं क्या करूं, मैं फंसता चला जा रहा हूं। मलेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मेरे फर्म की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर हेनरी हाफा को कोई जवाब नहीं देता और हाफा के आदमी को अपने आप को मारने के लिए कहता है। हाफा का आदमी हेनरी की आंख पर मारता है और हेनरी कार में जाकर केके जेंग को डराता है ताकि वो उससे और पैसों की मांग ना करे। ये सब बताते हुए हाफा ऑफिसर लाओ के सामने रोने लगा था
और कहने लगा इस सच को मलेशिया के मिनिस्ट्री से छुपाने के लिए मुझे मलेशिया के एजेंट को भी मरवाना पड़ा क्योंकि वो मुझ पर जांच कर रहा था। तब लाऊ कहता है तुम्हें मेरे साथ हांगकांग चलना चाहिए, पर हाफा हांगकांग जाने से मना करता है और वो चिल्लाने लगता है। पर फिर भी ऑफिसर लाऊ अपने साथ हाफा के एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर ले आता है, यानी हाफा को हांगकांग ले जाने के ऑर्डर। अब हेनरी के केस में काम करते करते ऑफिसर लाऊ को काफी साल बीत चुके थे और ऑफिसर लाऊ एक बार मिलने हेनरी के घर पर जाता है। तब हेनरी ऑफिसर लाऊ से कहता है तुमने मेरे अकेले के केस पर अपने डिपार्टमेंट के करोड़ों रुपए खर्च किए और मेरे अकेले के केस पर काम करते करते तुम्हें 10 साल गुजर गए। ना तो तुम मुझे जेल में डाल पाए और ना ही तुम्हें प्रमोशन मिल पाया। तुम इतने सालों से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी फैमिली का कोई मर्डर किया था? तब लाऊ अपनी आंख के पास चोट का निशान दिखाता है जब उसकी फैमिली पर अटैक हुआ था। तब हेनरी कहता है तुम पर यह अटैक मैंने नहीं करवाया था, तुमने किसी को जेल में डलवाया होगा और उसने तुम पर यह अटैक करवाया होगा। तब ऑफिसर लाऊ कहता है हम सभी का दुनिया में होने का कोई ना कोई पर्पस होता है और मुझे तुम्हें जेल में डलवाने का सौभाग्य मिला, इससे अच्छा पर्पस मेरे लिए क्या होगा। इन 10 सालों में मैंने कई कंट्री में काम किया और 50 से ज्यादा क्रिमिनल को जेल में डलवाया जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे केस से कनेक्टेड थे और तुम्हारे केस के चलते मैंने टोटल 80 बिलियन डॉलर को जब्त करवाया। जिन लोगों को मैंने पकड़ा है उन लोगों ने मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत दिए। क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम मेरे केस से बच पाओगे? और हमें 1996 का समय बताया जाता है जब हेनरी और हाफा पर फ्रॉड और घूस देने का केस चलाया जा रहा था। हेनरी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए थे और वो कोर्ट के सामने कबूल कर लेता है कि उसने ही ये फ्रॉड किया। यह सुनकर ऑफिसर लाऊ खुश होकर अपनी वाइफ के साथ कोर्ट से बाहर निकल जाता है और हेनरी और हाफा को लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।